हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, और डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जो रहेगा आज का बच्चों, वो पूरा का पूरा हिंदी में रहेगा। यानी ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10th में भी डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल पूछा जाता है। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम लोग आज पढ़ेंगे डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है क्या, किसने दिया और कब दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर सन 1953 यानी 1953 में क्या था, एक साइंटिस्ट हुए हमारे फ्रांसिस क्रिक तथा जेम्स वाटसन। ठीक है, 1953 में यानी 1953 में क्या हुआ, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया। यानी डीएनए का इन्होंने डीएनए के बारे में काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद में इन्होंने एक डीएनए का मॉडल दिया और उसी मॉडल को हम लोग वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं बच्चों, या डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल उसे हम कहते हैं। इस काम के लिए इन्हें 1962 यानी 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको इसी काम के लिए क्या किया गया था बच्चों, 1962 में यानी 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि यह एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, जो वाटसन क्रिक मॉडल होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर डीएनए का हम वाटसन क्रिक मॉडल का डायग्राम बना हुआ है और ये डबल हेलिक्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल हेलिक्स दिख रहे हैं, तो ये एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है और ये सीढ़ियों के जैसे बना होता है। जैसे सीढ़ियों में डंडे नहीं लगे होते, तो कुछ उस तरीके से ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है हमें। ठीक है, प्रत्येक डीएनए 3 घटकों से मिलकर बना होता है। बच्चों, हम प्रत्येक डीएनए की बात करें तो डीएनए में बेसिकली 3 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा, इसमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और तीसरा, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो बेसिकली डीएनए के हमारे 3 घटक होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर ये फॉस्फेट और फॉस्फेट शुगर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, तो यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फेट और शर्करा यानी शुगर। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं, जैसे देखो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो नाइट्रोजिनस क्षार भी पाए जाते हैं, या नाइट्रोजिनस बेस इंग्लिश में कहते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखो, जो नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर बीच में लगे हुए, तो डीएनए में बेसिकली नाइट्रोजन क्षार होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो देखो, इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो क्षार होते हैं वो बच्चों डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बात करेंगे कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो देखो, डीएनए का जो प्रत्येक अणु होता है वो 2 डबल हेलिक्स है ना, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यहाँ पर देखो ना, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। बच्चों, आगे बात करेंगे कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे जो वाटसन क्रिक मॉडल है, इसमें जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है भाई, एक ये श्रृंखला होगी, एक ये, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है बच्चों? वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 20 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा, देखो फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा 5 कार्बन तथा दूसरे तरफ 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखो, एक साइड में ये 5 कार्बन से जुड़ा होगा और दूसरे साइड में ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पर भी देखो, ये 3 कार्बन और ये 5 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ओके, आगे देखो,
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होती हैं। तो देखो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आपको श्रृंखलाएं दिख रही हैं, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं देखो ये नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी हुई हैं, नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी हुई आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एडेनिन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, यानी एडेनिन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होंगी वो नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होंगी, और नाइट्रोजन क्षार में क्या होता है बच्चों कि एडेनिन थाइमीन से सदैव 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, इनके बीच में 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन सदैव 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों की नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो जैसे यहाँ 1 से लेकर के 10 नाइट्रोजन क्षार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की ये जो दूरी होती है वो बच्चों होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे हम बात करेंगे 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ पर ये जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी बच्चों, ये जो बीच की दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बस आपको इतना ही लिखना है और बहुत ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।